हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने रोग निदान के चैप्टर नंबर 6 की दोष विकृति की। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। हेतु, ठीक है, जिसके 4 प्रकार हैं, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद अग्नि के भेद पढ़ेंगे, फिर दोष की वृद्धि 6, और इसके बाद दोष का स्वभाव, परिधावमान दोष, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हेतु। हेतु की परिभाषा क्या होती है? जो भाव या कारण रोग को उत्पन्न करने में मुख्य भूमिका निभाता है उसे हेतु या निदान कहते हैं। यानी उत्पत्ति के अनुकूल कारण को ही हेतु कहते हैं। यानी वो जो रोग को उत्पन्न करने में मेन फैक्टर है, मेन कॉज है, वही तो कारण है, वही निदान है, वही हेतु है। यत् किंचित व्याधि जनकम तत् हेतु, ठीक है। इसके पर्याय क्या होते हैं, ये चीज़ याद करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसे मैं लिख देती हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है पर्याय, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ही इसलिए है, एमसीक्यू में पूछा जाता है और आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि बताइए क्या पर्याय है इसका, ठीक है। तो इसलिए आप इसे याद करेंगे। ये याद कर लेंगे, निदान, कारण, निमित्त, आयतन, कर्ता, प्रत्यय, समुत्थान, मूल। अब ये तो आपको पता है कि निदान, कारण ये होते हैं। आपसे पूछेगा कि प्रत्यय किसका पर्याय है, समुत्थान किसका पर्याय है, मूल किसका पर्याय है, आयतन किसका पर्याय है, ठीक है। ये सारी बातें आपसे पूछेगा। निदान का वर्गीकरण, एक तो होता है व्याधि जनक हेतु और व्याधि बोधक हेतु। इसमें क्या बोल रहे हैं? जो साक्षात रूप से शरीर में दोषों को दूषित कर रोगों को उत्पन्न करे, ठीक है। और बोधक हेतु क्या होता है? जो उत्पन्न हो चुके रोगों के लक्षण, रूप और उनकी विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान कराते हैं। समझ आ गया? व्याधि जनक करते हैं, यानी जो शरीर के दोष को दूषित करके रोग को उत्पन्न करते हैं। व्याधि बोधक यानी बोध कराते हैं किसका? उसके लक्षण का, उसके रूप का और उसकी विभिन्न जो अवस्थाएं हैं उसका, ठीक है। जनक का मतलब उत्पन्न करना। उत्पन्न कैसे होंगे? दोषों को दूषित करके। और बोधक यानी उनका ज्ञान कैसे होगा? जब उसके लक्षण, उसका रूप और उसकी अवस्थाओं को हम देखते हैं, उनका ज्ञान हमें होता है। व्याधि जनक हेतु के प्रकार, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वाली चीज़ भी एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती है, तो आप इसको भी अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे सन्निकृष्ट हेतु। इसमें क्या है कि अत्यंत पास या तात्कालिक, जैसे भोजन के तुरंत बाद कफ का स्वाभाविक रूप से प्रकोपित होना, ये इसका क्या है? बिल्कुल पास का, यानी एकदम हो जाता है। आपने इधर खाना खाया और उधर भोजन के पश्चात कफ का प्रकोप हो जाता है, ठीक है। तो ये सन्निकृष्ट है। जैसे कि भोजन की विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग, इमीडिएट कॉज होता है, ठीक है। विपृष्ठ का क्या मतलब है? दूर का या संचित कारण। जैसे हेमंत ऋतु में संचित हुआ कफ आगे चलकर वसंत ऋतु में प्रकोपित होकर रोग उत्पन्न करता है। यानी एकदम तो नहीं हो रहा, 1 महीने, 1 ऋतु आपको वेट करना पड़ता है, ठीक है। शिशिर और हेमंत में जो आपका कफ संचित होता है वो आपको वसंत में जाकर उसका प्रभाव दिखता है, क्योंकि वो वसंत में जाकर प्रकोपित होता है। तो अब इसे हम क्या कह सकते हैं? इसका एग्जाम्पल क्या है कि जैसे हमने दीर्घकालिक संचय, यानी जो कि शिशिर में हुआ था और वो वसंत में जाके प्रकोप हो जाता है। प्रधानिक हेतु का मतलब है अत्यंत बलवान या अपरिवर्तनीय कारण जिसके संपर्क में आते ही रोग या अनिष्ट निश्चित रूप से घटित होता है। जैसे विष का सेवन करने से, जो कि प्रधान है यानी बलवान है, ठीक है, जिसे कोई कुछ नहीं कर सकता, टाल नहीं सकता, मतलब वो फिर होगा क्योंकि वो उसका प्रधान मतलब उसका प्रधान कॉज है। तो इस वजह से वो अत्यंत बलवान है, तो वो होके ही रहेगा। निश्चित रूप से घटित होता है।
व्यभिचारी, व्यभिचारी मतलब बेचारा है, बिचारी है, तो मतलब अत्यंत दुर्बल है। ये एक दोनों के अपोजिट आप समझ सकते हो। जैसे ये दोनों अपोजिट थे कि एक तो एकदम कॉज कर रहा था, एक थोड़ा देर में कॉज कर रहा था। तो ये प्रधान है, ये व्यभिचारी है, यानी बेचारा है। तो अत्यंत दुर्बल होने के कारण दोषों को थोड़ा विकृत तो करता है, लेकिन पूर्ण रूप से व्याधि उत्पन्न करने में असमर्थ होता है। वीक या फिर इनएडिक्वेट कॉज, समझ आ गया। ये दोनों का पेयर है, ये दोनों है, ये प्रधान है, ये अपनी तीक्ष्णता है, तीव्र विष का सेवन करना ही इसका एग्जाम्पल है कि मतलब अब तो ये प्रधान है कि आपको जो है कुछ ना कुछ तो होगा, अब आपने विष का सेवन किया है तो ये बलवान है। ये थी हमारे हेतु की बात। अब हम देखते हैं अग्निभेद एवं विकृति। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है, लेकिन हम देखेंगे, पूछा तो जा सकता है कुछ भी। अग्निदुष्टि का निदान क्या होता है? अति भोजन, अजीर्ण में भोजन करना, समशन, ठीक है, विषमाशन, असात में भोजन, अकाल भोजन, मानसिक वेग यानी चिंता, शोक, क्रोध, भय आदि। अब इसमें क्या होता है? मंदाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, विषमाग्नि और समाग्नि, ये 4 प्रकार की अग्नि होती है। मंदाग्नि में कफ प्रधान होता है, तीक्ष्ण में पित्त प्रधान होता है, विषम में वात प्रधान और सम में दोषों की साम्यावस्था होती है, जैसे उसके नाम से पता चलता है। मंदाग्नि की बात करते हैं तो इसके लक्षण क्या होते हैं? भोजन का ठीक से ना पचना। क्यों? क्योंकि अग्नि मंद है तो वो धीरे धीरे पचेगा। शरीर में भारीपन रहना, आलस्य और गौरवपन, ये सारी चीज गौरवता रहती है। ये अजीर्ण और आम रोगों को जन्म देती है। जब लॉन्ग टाइम के लिए हमारी अग्नि मंद होती है तो हमारे फूड का डाइजेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कन्वर्ट हो जाता है आम में और कॉज करता है अजीर्ण, और इसी से हमारी काफ़ी सारी बीमारियों को भी उत्पन्न करता है। क्योंकि आपको पता ही है मंदाग्नि इज़ इटसेल्फ अ कॉज ऑफ मैनी डिसीजेस, ठीक है। जब आप रोग निदान 2 पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मंदाग्नि ही अकेला इतना बड़ा कॉज है कि वो बहुत सारी डिफरेंट डिसीज़ को कॉज करता है। तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि आम और अजीर्ण को कॉज करता है। तीक्ष्ण अग्नि की बात करते हैं तो ये पित्त प्रधान है, नाम से ही पता चल रहा है तीक्ष्ण गुण तो पित्त का ही होता है। तो तीक्ष्ण अग्नि पित्त प्रधान, ठीक है। इसमें क्या होता है? जब पित्त प्रधान है तो एकदम पच जाएगा, कंठ एवं तालु में दाह होगा, बार बार प्यास लगेगी, बार बार तीव्र भूख लगना, और विकृत होने पर यह भस्मक रोग बन जाती है। यानी अगर इतनी ज़्यादा भस्मक मतलब भस्म यानी जल जाना, आपके दाह इतना ज़्यादा होगा तो अल्सर्स आपको हो सकते हैं, हाइपर एसिडिटी, ठीक है, पैप्टिक अल्सर्स, ये सारी बातें आपके फिर हो सकती हैं। इसमें अब बात करते हैं विषम अग्नि की। विषम अग्नि वात की वजह से होती है। कभी भोजन ठीक से पचता है, कभी बिल्कुल भी नहीं पचता। इससे क्या होता है? आधमान, शूल और विबंध होने लगता है, जिसे IBS से रिलेट किया जा सकता है। समाग्नि की बात करें तो ये तो कोई विकृति नहीं है, ये सही है, दोषों की साम्य अवस्था है कि भोजन एकदम सही टाइम पे पच रहा है और स्वस्थ शरीर है आपका, नॉर्मल या फिर बैलेंस मेटाबॉलिज्म। इसके बाद बात करते हैं दोष की वृद्धि, क्षय, दुष्ट कर्म, आश्रय अपकर्ष, आवरण, संसर्गज और सन्निपातज। इसमें ये चैप्टर तो है बहुत बड़ा, ठीक है, यहाँ पर बहुत शॉर्ट में दिया है, वो हम पढ़ लेंगे। अगर आपको चाहिए जो आपको बुक से पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगी कि ये चीज़ आपको बुक से एक बार देख लेनी चाहिए। दोषों का दुष्ट कर्म क्या होता है? वात का दुष्ट कर्म क्या होगा? अंगों का खिसकना, व्यास, व्याध, स्वाप, सुनता, साद यानी शूल होना, शूल, तोद यानी सुई जैसे तोद, भेदन, पीड़ा आना यानी पेट फूलना, ये सारे आपको वात के दुष्ट कर्म होते हैं। यानी अगर वात दूषित है तो ये सारे काम आपकी बॉडी में हो जाएंगे, ठीक है। कंपन होना, ठीक है, आपका विबंध लगना और रूक्षता शरीर में होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। पित्त का दुष्ट कर्म दाह, उष्णता, पाक, स्वेद, क्लेद, सड़ना और लालिमा, ये सारे पित्त के दुष्ट कर्म हैं। कफ की बात करें तो सफ़ेद हो जाती है बॉडी, इसमें शैत्य, ठंडी, कंडू, स्थैर्य, गौरव, भारीपन, स्नेह, ठीक है, सुक्ति यानी नमनेस और धीमापन यानी लेजीनेस। तो ये सारे आपके थे। इसमें कफ की वजह से आपको श्वेतमय मिलता है, पित्त की वजह से आपको येलो या फिर रेड कलर मिलता है जैसे इन्होंने बताया, और वात की वजह से कृष्ण वर्ण आपकी बॉडी पर दिखता है। इसके बाद क्षय और वृद्धि की बात करते हैं तो दोषों का अपने प्राकृतिक परिमाण
से बढ़ जाना वृद्धि कहलाता है, यानी जो भी उनका अमाउंट है उससे अगर वो बढ़ गए तो क्या कहलाएगा कि उनकी वृद्धि है, जो शरीर में उग्र लक्षणों को उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत दोषों का अपने स्वभाव के प्रमाण से क्षय होना, घट जाना क्षय कहलाता है, जिससे उनके कर्मों का ह्रास होता है, यानी कम हो जाएगा जो उसका प्राकृत कर्म है। और कहते हैं कि जब कोई एक दोष कम होता है तो उसका अपोजिट दोष की वृद्धि हो जाती है। आश्रय अपकर्ष की बात करते हैं तो जो बढ़ा हुआ बलवान, जो बढ़ा हुआ जो वायु है वो अपने स्थान पर स्थित प्राकृत पित्त या कफ को उनके मूल स्थान से जबरन खींचकर शरीर के दूसरे भाग में ले जाता है और वहाँ विकृति यानी व्याधि को उत्पन्न करता है, तो उसे आश्रय अपकर्ष कहा जाता है। उदाहरण प्राकृत पित्त का वायु द्वारा शाखाओं में खींच लिया जाना। इसकी बात ऐसे है कि आप ऐसा समझो, आपने वो तो फर्स्ट ईयर में पदार्थ विज्ञान में आपने वो सुना है श्लोक, कफ पंगु पित्त पंगु, ठीक है, लेकिन सारा काम वात करती है, यानी पित्त और कफ पंगु है, यानी वो खुद कुछ नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, वो एक जगह बैठे रहेंगे जब तक कि वात उन्हें हिलाए ना। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि मान लो कफ या फिर पित्त, किसी भी एक का आप कर लो, लेकिन हैं तो दोनों ही लंगड़े, ठीक है, वो चल नहीं सकते। तो मान लीजिए कि पित्त अपने स्थान पे बैठा है, अब वात आई, वात पित्त को उठा के ले गई है, उसने पित्त को कहीं और जाके फेंक दिया, तो काम किसने किया? ये वायु ने किया है। तो इसमें पित्त का कोई कसूर था? नहीं था, वो तो अपने मूल स्थान पे, देख रहे हो, मूल स्थान पे आराम से बैठा था, लेकिन कौन जबरन, कौन खींच के लेके गई है? वात, ठीक है, वात उसे वहाँ से उठा के कहीं और लेके चली गई है, और जहाँ पे जाकर वो क्या उत्पन्न करता है? व्याधि तो उत्पन्न होगी ही ना, जब उसे आप अपने प्राकृत स्थान से हटाकर कहीं और लेके जाओगे। तो इन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया है कि पित्त है, जब उसे वायु शाखा में ले जाती है, पित्त अपना बैठा था, मान लो आमाशय में बैठा था पित्त, अब वायु ने उसे खींचकर कहाँ पर पहुँचा दिया? शाखा में, तो इससे क्या हो जाएगा? व्याधि उत्पन्न हो जाएगी। ये था आश्रय अपकर्ष, यानी आश्रय पे तो वो बैठा था, वहाँ से उसे अपकर्ष यानी उसे निकाल दिया, अपकर्षण यानी निकाल देना, खींच कर निकाल देना, जबरन यानी उसे फोर्सफुली, राइट, अच्छा शब्द याद आ गया, फोर्सफुली उसको हटाना, चाहे वो कफ हो या पित्त हो, उन्हें फोर्सफुली वात के द्वारा हटाया जाना ही आश्रय का अपकर्ष होता है। आश्रय मतलब जो उनका स्थान था, अपकर्ष मतलब उन्हें निकाल देना अपने स्थान से। देखो आवरण की बात करते हैं, तो आवरण एक बार आप बुक से देखोगे कि टोटल आवरण कितने हैं, आचार्य चरक के अनुसार अलग है, अन्य आचार्यों के अनुसार अलग अलग है। तो आप एक बार तो इसके नंबर याद कर लेना, और उसके नाम याद करना आसान है। और अगर आप चाहते हो कि मैं उसकी ट्रिक बनाऊं, ट्रिक तो नहीं है, मतलब मैं आपको समझा दूँ कि कैसे याद करना है, तो आप कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें बता दूँ कि आवरण कैसे याद करना है। अब देखो, आवरण किसी एक दोष या दूसरे के मार्ग को दूसरे बलवान दोष द्वारा अवरोध कर देना आवरण कहलाता है। आवरण मतलब कवर करना, यानी अवरोध कर देना मार्ग को, कोई एक दोष दूसरे के मार्ग को अवरोध कर देता है। अवरोध करने वाला तत्व आवरक होता है, और जिसका मार्ग रुकता है वह आवृत कहलाता है, जैसे कफ आवृत व्यान वायु या पित्त आवृत प्राणवायु। ये आप समझ पाएंगे बुक से, लेकिन आपने आवरण का मतलब तो समझ ही लिया है कि अवरोध करना। अब हम बात करते हैं दोषों के 63 संयोग, संसर्गज और सन्निपातज। दोषों के 63 संयोग होते हैं। कैसे? दोषों की 6 वृद्धि और साम्यावस्था के अंशांश यानी तारतम्य के आधार पर टोटल 63 प्रकार होते हैं। संसर्ग का मतलब होता है जिसमें कोई दो दोष एक साथ मिलते हैं, जैसे वात पित्त, वात कफ या फिर पित्त कफ। सन्निपातज मतलब 3 दोष वात पित्त और कफ एक साथ प्रकोपित होते हैं, तो उन्हें सन्निपातज कहा जाता है। सम सन्निपात और विषम सन्निपात, जिसमें 3 दोष समान अंश में प्रकोपित हो, वो सम सन्निपात है। विषम सन्निपात जिसमें तीनों दोषों की वृद्धि या क्षय की अवस्था असमान हो, जैसे एक दोष तो अत्यधिक प्रबल है और शेष 2 मंद है। तो समझ आ गया। अब बात करते हैं दोष का स्वभाव की। लीन दोष और परिच्छेदित दोष क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर लिख दूंगी। ठीक है, लीन दोष को क्या कह रहे हैं? नित्य संशयलित दोष,
अब लीन का नित्य यानी हमेशा जो दोष धातुओं के साथ अत्यंत सूक्ष्म रूप से इस प्रकार मिले रहते हैं कि वह सामान्यतः लक्षित नहीं होते, ये अनुकूल यानी ऋतु परिवर्तन या अतिरिक्त निदान सेवन पाकर ही प्रकोपित होते हैं। इनका मतलब है कि नित्य संश्लेषित होते हैं। ये दोष धातु में इतने सूक्ष्म रूप में मिले रहते हैं कि उनका पता ही नहीं चलता कि वो है या नहीं है, लेकिन जब उन्हें एक ऐसा अवसर मिलता है कि वो प्रकोपित हो सकें, जैसे ऋतु परिवर्तन हो या फिर आप किसी निदान का अत्यधिक सेवन करो जिसकी वजह से ये वाले लीन दोष जो हैं वो प्रकोपित हो जाएं। लीन का मतलब होता है छुपा हुआ। समझ पा रहे हो कि ये छुपे हैं, किस में छुप के बैठे हैं? धातु में। ये वाले लीन दोष धातु में छुपकर बैठे रहते हैं और अवसर का इंतज़ार करते हैं कि कब कोई ऋतु परिवर्तन हो, यानी ऋतु चेंज हो और ये उस तरह का पालन पोषण ना करें, आहार विहार ना करें तो वो प्रकोपित हो जाए, या फिर आप निदान का अत्यधिक सेवन करो तो ये प्रकोपित हो जाएगा। अब हम बात करते हैं परिच्छेदित दोष की, जो दोष अपना मूल स्थान से अलग या पृथक होकर स्पष्ट रूप से अपने दोष लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इन्हें उचित चिकित्सा या पंचकर्म शोधन द्वारा सरलता से शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। तो ये क्या था, अपने मूल स्थान से अलग हो गए और उसके लक्षण उत्पन्न करते हैं और इनकी चिकित्सा क्या हो जाती है? पंचकर्म द्वारा शोधन, इन्हें शरीर से बाहर निकाला जा सकता है क्योंकि अपने मूल स्थान से तो अलग हो ही गए हैं। तो एक दूसरे के अपोजिट है कि ये तो बिल्कुल अपने घुसे बैठे हैं धातु में, ये एकदम बाहर हैं, तो इन्हें ईजिली निकाला जा सकता है। इसके बाद आता है परिधावमान दोष। ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ। जो प्रकोपित दोष किसी एक विशिष्ट स्थान पर स्थित ना रहकर संपूर्ण शरीर में तेजी से भ्रमण या संचरण करते हैं, उन्हें परिधावमान दोष कहते हैं। ठीक है, तो वो दोष जो ज़्यादा ही भागा फिरता है, कि जो प्रकोपित दोष अपने स्थान पर ना रहकर पूरे शरीर में घूमता रहे, संचरण करता रहे, उसे परिधावमान दोष कहते हैं। अब ये किसकी वजह से होगा? वायु ही तो है जो सबको घुमाती फिरती है। वायु के अतिशय अतिरेक और चंचलता के कारण ये दोष पूरे शरीर में गतिमान रहता है। संचरण करते समय शरीर के जिस भी अंग या स्रोतस में इन्हें क्षय वैगुण्य यानी स्रोतस की जन्मजात या फिर अर्जित विकृति दुर्बलता। क्षय वैगुण्य ये है कि जहाँ पर भी इन्हें एक खाली स्थान मिलता है कि यहाँ पर वो अपना रहकर रोग की उत्पत्ति कर सकते हैं, तो वो होता है क्षय वैगुण्य, कि यहाँ कि ये वाला इनके लिए फेवरेबल कंडीशन है कि ये यहाँ रहकर रोग की उत्पत्ति कर सकते हैं। ये दोष वहीं पर रुक जाते हैं और व्याधि को उत्पन्न कर देते हैं, यानी ये शरीर में घूमते फिरते हैं कि कहीं इन्हें क्षय वैगुण्य मिले, यानी फेवरेबल कंडीशन मिले जहाँ पर ये रुकें और वहाँ पे रोग की उत्पत्ति करें। तो बच्चों, ये था आपका पूरा चैप्टर, कौन सा? रोग निदान एवं विकृति विज्ञान का। बस के अकॉर्डिंग जो है वो हमने देख लिया कि निदान है, अग्निभेद हमने देख लिया, दोष की वृद्धि, क्षय, दुष्ट कर्म, आश्रय अपकर्ष देख लिया, लीन दोष देख लिया, परिच्छेदित दोष, परिधावमान दोष, और ये सारा आपका हमने देख लिया है। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रॉयल आयुर्वेद से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है या फिर कोई भी टॉपिक आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं कि मैं आपको वो चीज़ पढ़ाऊँ ईजी वे में, तो आप कमेंट में वो टॉपिक बता सकते हो ताकि नेक्स्ट वीडियो आप ही के टॉपिक की बने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।